धारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। कानपुर कांड की परतें खुलने से जाहिर हो गया है कि आतंक रूपी विकास कैसे पनपता है, कैसे फलता फूलता है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। एक छोटा सा अपराधी बड़ा कैसे बन जाता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है कानपुर कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे, जिसको लेकर यूपी सरकार हैरान परेशान है। आज हम उसकी अंतरकथा बताएंगे। इसके साथ ही अपराध, राजनीति और पुलिस के गठजोड़ से उपजे विकास दुबे जैसे बदमाशों का विनाश कैसे मुमकिन होगा, आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों का हत्या करने वाला विकास दुबे 6 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। मगर बड़ा सवाल यह है कि इस हिस्ट्री शीटर को पिछले 3 दशकों से सियासत और पुलिस का संरक्षण कैसे मिलता रहा। कानपुर के चौबेपुर में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों के कातिल विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर तो कई बार दर्ज हुई, मगर वो पुलिस की फाइलों में दबकर रह गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एक मामूली अपराधी से शातिर गैंगस्टर बन गया। विकास दुबे ने साल 1992 में अपने गांव के एक दलित युवक की निर्मम हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस हत्याकांड में वो जेल भी गया, लेकिन जल्द ही जमानत पर सलाखों से बाहर आ गया। इसके बाद वो एक जाति विशेष के एक खास समूह में चर्चित चेहरा बन गया। फिर धीरे धीरे पूरे इलाके में उसका दबदबा बढ़ता गया और राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लगा। इसके बाद वो 3 दशक से उत्तर प्रदेश में खुलेआम तांडव मचाता रहा, लेकिन सियासी संरक्षण के चलते उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। विकास ने पक्ष विपक्ष की लगभग सभी बड़ी पार्टियों से जुड़कर अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपनी जरूरतों और सहूलियत के अनुसार सियासी दलों और उसके नेताओं का इस्तेमाल किया। अपने इलाके में वोट जुटाने के साथ साथ अपने नेटवर्क के माध्यम से जमीन कब्जा और व्यापारियों से वसूली के लिए उसका नाम ही काफी था। 1996 में विकास दुबे को चौबेपुर विधानसभा के दबंग विधायक हरिकृष्ण श्रीवास्तव का संरक्षण भी मिला। 1999 के बाद से कानपुर और आसपास के इलाकों में उसका खौफ तेजी से बढ़ता चला गया। साल 2000 में उसने ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की सरेआम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, साल 2001 में कानपुर के शिवली थाने के अंदर घुसकर वो यूपी के तत्कालीन मंत्री संतोष शुक्ला की भी हत्या कर पूरे इलाके में दहशत का पर्याय बन गया। इस हत्याकांड के बाद उसका मनोबल बढ़ता गया और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। सियासत में अच्छी पकड़ होने की वजह से वो कुछ दिन जेल में बंद रहता और फिर जमानत पर रिहा हो जाता। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी।
सियासत से लेकर पुलिस विभाग तक में विकास दुबे की गहरी पैठ थी, ताकि उसके गुनाहों की फहरिस्त दुनिया के सामने आ ही न सके और बेरोक-टोक अपने काले साम्राज्य का विस्तार करता रहे। पुलिस के दस्तावेज बताते हैं कि विकास दुबे पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत कुछ 60 एफआईआर दर्ज है। फिर भी न तो जिले और न ही थाने की टॉप 10 अपराधियों की सूची में उसका नाम शामिल था। हैरानी की बात ये कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दशक में कई सरकारें रहीं और तमाम पुलिस अफसर भी बदल गए, लेकिन किसी ने भी विकास दुबे के गुनाहों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। शायद इसीलिए उसने पुलिस के जवानों और अफसरों की निर्मम हत्या करने का दुस्साहस किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। जिस तरीके से थाने स्तर से लेकर ऊपर तक विकास दुबे ने एक राजनीतिक गठजोड़ बना रखा था, एक ब्यूरोक्रेटिक गठजोड़ बना रखा था। पुलिस में थाने से लेकर लखनऊ में कई आला अफसर विकास दुबे से लगातार फोन पर संपर्क में थे। हालांकि विकास दुबे के बारे में अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आनी बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास दुबे अपने आप में आतंक और अपराध का एक पूरा पैकेज बन चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार विकास दुबे की तलाश कर रही है, लेकिन विकास दुबे का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। विकास दुबे को लेकर आज दिन भर पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की, अब उसके बारे में बताते हैं। कानपुर शूट आउट मामले में चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में विनय तिवारी की अहम भूमिका बताई जा रही है। ये दोनों इनकाउंटर के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन बीच में ही चले गए थे। निलंबित एसओ विनय तिवारी पर आरोप है कि उसने ही विकास दुबे को खबर दी थी कि पुलिस उसके घर पर छापा मारने वाली है। इस बीच विकास दुबे की तलाश में पुलिस की टीम ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक विकास और उसका साथी प्रभात फरीदाबाद के सेक्टर 87 में एक रिश्तेदार के घर रुका था। पहले उन्होंने होटल में रूम बुक करवाने की कोशिश की, लेकिन आईडी में फोटो क्लियर नहीं होने की वजह से बुकिंग नहीं करा सके। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन विकास पहले ही भाग गया था। पुलिस ने विकास दुबे के रिश्तेदार श्रवण और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास 4 पिस्टल मिली हैं, इनमें से 2 यूपी पुलिस की हैं। इस बीच शूट आउट के 5 दिन बाद विकास दुबे के करीबी अमर दुबे भी इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया। उसके पास से ऑटोमेटिक गन और एक बैग मिला है। अमर 2 जुलाई को विकरू गांव में हुए शूट आउट में शामिल था। अमर और उसके साथी सीओ देवेंद्र मिश्र को घसीटकर विकास दुबे के एक रिश्तेदार के घर में ले गए और गोलियों से भून डाला। इससे पहले पुलिस ने विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे को भी इनकाउंटर में मार गिराया था। इस मामले में 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए यह एक बेहद बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से विकास दुबे ने बर्बरतापूर्वक पुलिस के लोगों को मारा है और एक शूटरों की गैंग इकट्ठा करके उनके ऊपर हमला करवाया, जाहिर सी बात है कि पुलिस पार्टी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस पार्टी विकास दुबे को सम्मन सर्व करने गई थी। हो सकता है कि विकास दुबे को पुलिस पार्टी गिरफ्तार न करने गई हो या गिरफ्तार करने का इरादा ना हो, लेकिन विनय तिवारी एसओ की मुखबिरी के चलते विकास ने पूरी पुलिस पार्टी पर हमला करने की योजना बना ली, और जिस तरीके से यह बर्बरतापूर्वक कृत्य अंजाम दिया गया है, इस तरह का कृत्य नक्सली हमले में तो देखा गया है, जहां पुलिस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पता होता है कि अगर दोनों में से कोई एक सामने पड़ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को नहीं बख्शने वाले। लेकिन कानपुर जैसे शहर में अगर कोई पुलिस पार्टी किसी को सम्मन सर्व करने जाए और उसके ऊपर कोई अपराधी इस तरह से हमला कर दे, तो इस हमला को मेरे जैसा पत्रकार आतंकी हमले के दर्जे में रखता है।
आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पत्रकारिता के कैरियर में मैंने इस तरह की घटना नहीं देखी है। डाकुओं के बीच, पुलिस के बीच मुठभेड़ सुनी है, नक्सलियों के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुठभेड़ सुनी है, मिलिट्री और जो है आतंकियों के बीच हमने मुठभेड़ जम्मू कश्मीर और सोपोर और अनंतनाग, त्राल, तमाम एरिया में हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन एक शहर में इस तरह की घटना शायद पहली बार देखने को मिली है। ऐसा दम एक अपराधी के अंदर कैसे आ सकता है जैन साहब? ये एक भ्रष्ट सिस्टम जो है, बिल्कुल जिसको दीमक खा चुकी है, उसने इसको संरक्षण दिया। इसमें राजनेता भी सम्मिलित हैं, भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी सम्मिलित हैं, इनकी अपने कुछ बिरादरी के लोग भी इनके साथ सम्मिलित हो गए हैं अपना लाभ उठाने के लिए। इनको हर तरह से समर्थन मिलता रहा है और इसी वजह से ये इतना बड़ा भस्मासुर बन गया। अन्यथा किसी में इतना कोई इतनी हिमाकत नहीं कर सकता। माफियाज के ऊपर जब भी रेड पड़ती थी, गैंगस्टर्स के ऊपर रेड पड़ती थी, डकैतों के गैंग के ऊपर रेड पड़ती, तो सब फरार होने की चिंता करते। ये इंतजार कर रहा था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा कब आए और कब ये आर पार की लड़ाई उनसे लड़ाई, क्योंकि उन्होंने इसके विनय तिवारी थानाध्यक्ष शोभेपुर के खिलाफ कई आख्याएं दी थी, उसकी सत्यनिष्ठा पे प्रश्न उठाया। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार अपनी नज़र बनाए हुए है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपराधी जिनका नाम सुन के उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, यह एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया, किस तरीके से टॉप 10 अधिकारियों की सूची बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री की जो योजना थी उसमें तथ्य प्रमाण रहते हुए भी इस अपराधी को कानपुर शहर की पुलिस ने सर माथे बिठा कर रखा। जैन साहब, आपको नहीं लगता कि जो लोग मुख्यमंत्री को इस पूरी ब्रीफिंग में या जो अपराध की मीटिंग होती रही, आप डीजीपी रहे हैं, आप आईजी जोन लखनऊ भी रहे हैं, मैं जब लखनऊ में जर्नलिज्म करता था तब से आपको मैं जान रहा हूं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ऊपर से नीचे लेकर रिव्यू नहीं करना चाहिए कि उनको किस तरीके से अंधेरे में रखा गया और ऐसे अपराधी को किसी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। यह एक बहुत बड़ा सवाल राजनीति में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर, या अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए और हमेशा के लिए रोका जाए, क्या इस धारणा को बल नहीं मिलता है जैन साहब? बिल्कुल मिलता है। इसमें गुमराह किया गया है, सूचनाएं छुपाई गई हैं। आप थाने के टॉप 10 में भी आप उसको नहीं रख रहे हैं, जिले के टॉप 10 में भी नहीं रख रहे हैं। आप अपने पद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये ऐसे अपराधी के ऊपर कंजा कसा जाना चाहिए। ऐसे अपराधियों के यहाँ बीच में रेड्स की जाती कि कोई बाहर के गैंग आके, क्रिमिनल्स आके वेपन्स के साथ तो नहीं रुके हुए हैं। यहाँ तो एक रेड करने गए सीओ, क्योंकि उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें इस प्रकार का अंजाम हो गया। मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि जो SOP हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, रेड के दौरान नहीं फॉलो किए गए और कोई भी इसकी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता कि इलाके के सीओ, इलाके के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाहियों के ऊपर कोई इस प्रकार से हमलावर हो जाएगा। मैंने पथराव वगैरह का तो सुना है कि पथराव किया छतों से, या छत से एक दो ने हवाई फायर किया, बाद में सब पकड़े भी गए और सब जेल भेजे गए। इसमें जिस प्रकार की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है, ये तो एक आतंकवादी, नक्सलवादियों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है और जलाने की भी साजिश को। ये तो एक बहुत ही जघन्य कांड है और एक काला अध्याय है पुलिस के लिए, कानपुर की पुलिस के लिए, पुलिस के लिए। जैन साहब, आप हमारे साथ बने रहें। सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्र जी के पास। संजीव जी, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के पास एक वीडियो मौजूद है, पुराना वीडियो है, जिसमें विकास दुबे ये दम भर रहा है कि क्षेत्र के विधायक भगवती जी और जो है दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजीत सागा जी और जो है 10-15 ग्राम प्रधान और पार्षद और नगर सेवक सब जो है मेरे संपर्क में हैं और मुझे भगवती जी ने प्रेरित किया कि मैं राजनीति में आऊं और सेवा करूं और मेरा अपराध से कोई लेना देना नहीं।
एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है नैतिकता के आधार पर कि ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए, वो जूनियर लेवल पे भी भारतीय जनता पार्टी जैसी चारित्रिक पार्टी के अंदर प्रवेश न प्राप्त कर पाएँ? क्योंकि अगर आज सवाल उठाना इसलिए लाजमी हो जाता है, बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर विकास दुबे जैसा खूंखार अपराधी भारतीय जनता पार्टी में अगर 5 दिन के लिए भी रहा हो तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछना बनता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे अपराधियों के राजनीति में प्रवेश को लेकर, और ख़ास तौर से विकास दुबे ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो भारतीय जनता पार्टी के दामन पर दाग लगाने की कोशिश की है? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं किसी तरीके का कभी कोई सदस्य नहीं रहा जी। सदस्य तो समाजवादी पार्टी का आजीवन उसकी पत्नी भी रही और वो भी रहा। उसका पोस्टर जो आया वो अखिलेश यादव के साथ आया, और 2015 से 2020 की जो सदस्यता है उसमें वो सक्रिय सदस्य भी समाजवादी पार्टी का था। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, मैं इस बात को आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक सवाल है ये 2001 में हत्या हुई राज्य मंत्री की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की उस समय, लेकिन जैसे ही माहौल चेंज हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वहां के थानों में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में यादवों की भर्ती हो गई, सारे थानों में केवल यादव थानाध्यक्ष हुआ करते थे। समय बदला और वो बाइज्जत बरी भी हो गया। अब आइए 2002 के बाद मेरी पूरी बात आने दीजिएगा। एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद एक सवाल आपसे ले रहा हूं, आप सवाल का जवाब देने में कंटिन्यू रखिए अपनी बातचीत। 2001 में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ल को विकास दुबे ने थाने के अंदर गोलियां मारी। उस वक्त आप लोगों की ही सरकार थी। अगर एक अपराध के बाद भी इसकी नकेल कसी गई होती या इसके ऊपर ड्रैकोनियन एक्शन हुआ होता, कठोर एक्शन हुआ होता, तो शायद आज विकास दुबे इतना बड़ा कांड करने के योग्य नहीं होता, इतना कांड नहीं कर पाता। उपेंद्र जी, मैं वही बात कह रहा था जी कि जिस तरीके से राज्य मंत्री की हत्या हुई, जब तक उसके ऊपर केस फाइनल होता तब तक सरकारें बदल जाती हैं, चुनावी माहौल आता है, और 6-8 महीने के बाद जब सरकार चेंज हुई तो जो सरकार आई उसकी जिम्मेदारी थी कि इस तरीके के अपराधी को सजा हो। लेकिन जिस तरीके से थाने का कोई भी व्यक्ति वहां पर गवाही देने नहीं गया, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इसलिए वो बाइज्जत बरी हुआ। हम उसके बाद देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रही, फिर बीएसपी की सरकार रही, फिर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार रही। 2017 तक उनकी सरकारें थी। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनका सबसे पहला यही एक आदेश था कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं, या हम उसको उसकी जगह पहुंचाएंगे। 2017 से लगातार वो जेल में था। अब जब जेल से जमानत पर बाहर आया था तो पुलिस अपना दायित्व निभा रही थी, पुलिस उसको पकड़ने के लिए जा रही थी, और जिस तरीके से सुरागजनी हुई है, या मैं समझता हूं कि किस तरीके से उसका नेटवर्क को पता चला और किस तरीके से उसने घेर करके 8 हमारे जाबाज पुलिस के सिपाहियों सहित अधिकारियों को भी मारा है, ये जघन्य अपराध है, वो आतंक का पर्याय है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज लगातार उसकी छानबीन कर रही है, और कई प्रदेशों की भी पुलिस लगी हुई है। संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहमान काफी हैं, समय कम है। सीधे चलता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं वंदना जी। वंदना जी, लोग ये बता रहे हैं, जो विकास दुबे को जानते हैं, हमारे सहयोगी रमेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो कानपुर में जब जर्नलिज्म कर रहे थे तो तमाम घटनाओं को उन्होंने देखा है, समझा है, रिपोर्टिंग की है। समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान विकास दुबे जैसा अपराधी खूब फला फूला, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा कहीं ना कहीं लिबरल दिखती है एक्शन करने के मामले में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते पहला सवाल तो ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जो क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल। अब आप आ रहे हैं कि आपकी अभी सरकार है भाजपा की, तो वो पिछली सरकारों पे जा रहे हैं कि समाजवादी ने ऐसा किया, कोई और होता। हमें इससे अब नहीं देखना चाहिए कि पहले क्या हुआ। आप ये देखें कि ये जो पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का जो नेक्सस है,
इसका व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी करें, इसकी जांच होनी चाहिए कि बजाय कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएं कि उन्होंने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया। अभी तो आपकी सरकार बैठी हुई है भाई साहब, तो आप देखें कि आपने क्या किया। आप तो हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारे प्रशासन में कोई भी यहाँ पे अपराधी नहीं है और अपराध कम हुआ है, तो फिर इस तरह का जघन्य अपराध क्यों हुआ? दूसरी चीज, पुलिस आज इतनी डिमोरलाइज क्यों है? इसका भी तो हमें सवाल करना चाहिए कि इतना डिमोरलाइजेशन क्यों सेट इन कर रहा है हमारा? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है? और अब आप अगर लॉ एंड ऑर्डर पे आए, हालांकि ये मौका नहीं है कहना का, लेकिन मैं फिर भी ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जब आप एडीजी मेरठ से कावड़ियों पे फूल बरसवा रहे हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन करेंगे? तो आप जरा इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या फिर बीएसपी पे ना देखें। आप अभी अपने मौजूदा हालात देखें। देश आपके ऊपर देख रहा है, उत्तर प्रदेश आपके शासन में है और आप पूर्ण बहुमत से हैं, तो दूसरी सरकारों पे उंगली उठाना बंद कर दें भाई साहब। वंदना जी का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पीछे क्या हुआ इस पर देखने के बजाय इस वक्त ये देखा जाए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता, पुलिस का भय रहता, तो शायद विकास दुबे इतनी हिमाकत नहीं कर पाता। आगे बढ़ रहे हैं, एमएच खान साहब के पास चल रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। खान साहब, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी और हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी, जैसा कि सहारा न्यूज़ नेटवर्क के पास जो वीडियो है उसमें विकास दुबे को कहते हुए आप सुन सकते हैं कि हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी विधानसभा अध्यक्ष थे, वही मुझे राजनीति में लेकर आए, और बहुजन समाज पार्टी के पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ विकास दुबे। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से थोड़ा सा अपना नरम रवैया रखती है अपराधियों पर एक्शन करने के बारे में, हालांकि कुछ अपराधी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होती है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वहीं कुछ अपराधी जो है बहुत प्रमुखता से अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, खबरों में रहते हैं और विधानसभा में भी बैठे दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भूपेंद्र राज जी, पहले तो मैं बता दूं, पूर्व प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता इस समय नहीं हूं जी। मैं पार्टी का एक छोटा साधना सा कार्यकर्ता हूं। पहले प्रवक्ता मैं राष्ट्रीय स्तर का था। लेकिन अगर आप बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो पूरे हिंदुस्तान में जग जाहिर है कि बहन कुमारी मायावती जी के राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुआ करती। उन्हीं के जमाने में हाई कोर्ट का राम जन्मभूमि का फैसला आया था, आदमी से आदमी नहीं टकराया था। और उन्हीं के जमाने में अगर आप बात करेंगे तो रमाकांत यादव बहुजन समाज पार्टी के एमपी हुआ करते थे आजमगढ़ से। वो कुछ जमीनों को कब्जा कर रहे थे, वहां का प्रशासन उनका साथ डर के मारे दे रहा था कि ये जो है एमपी हैं और हमारी गर्दन नाप दी जाएगी। जब बहन कुमारी मायावती जी को मालूम हुआ ये बात, तो उन्होंने उस रमाकांत यादव को अपने आवास से बुलाया मिलने के लिए, और जब मिलने के लिए बुलाया तो एसएसपी लखनऊ को बुला के कहा कि इसको अरेस्ट करो। ये वानगी है, ये कोई देखा नहीं सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये बुलंदशहर की घटना आप किसके रिजिम में हो रही है? बुलंदशहर में भी जो है आप सुबोध का इंस्पेक्टर को मारा गया, हत्या की गई उसकी, उस बेचारे की। हत्या करने के बाद जो लोग हत्या किए थे वो जब जेल से छूट रहे हैं तो उनको फूल मालाओं से सजाया जा रहा है, तो मनोबल तो लोगों का बढ़ेगा ही। दूसरी बात, 4 पुलिस थाना, आज मैं वो बात करना चाहता हूं, पुलिस आज भी विकास दुबे की मदद कर रही है। किस हिसाब से कर रही है? आपको कानूनी बात में पूछ लीजिएगा किसी कानूनविद से, और जो डीजीपी साहब बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए आप कि आईपीसी धारा 100 के अंदर अगर आपको मालूम है कि इस घर में बम है, असलहा है और विस्फोटक सामान है, तो उस घर को गिरा सकते हैं। लेकिन कौन सी धारा के अंदर? मोटरसाइकिल को गिराया जा रहा है, मारा तोड़ा जा रहा है, कौन सी धारा के अंदर? ट्रैक्टर को उड़ाता जा रहा है। खान साहब देखिए, आज हम बहन मायावती ने क्या किया ये नहीं जानना चाहते। आज विकास दुबे का वीडियो जो सहारा न्यूज़ नेटवर्क के पास कभी पड़ा हुआ था, जिसमें वो कह रहा है कि बहन मायावती तो हमें टिकट देना चाहती थी, हरिकृष्ण श्रीवास्तव में राजनीति में लेके आए, वो मेरे मेंटोर थे, वो मेरे गुरु थे। ऐसी स्थिति में
आप लोगों ने संरक्षण देके अगर उसे पाला पोसा नहीं होता, ऐसे अपराधी का इतिहास सबके सामने था, उसको बहुजन समाज पार्टी ने अगर संरक्षण नहीं दिया होता तो आज शायद विकास दुबे 8 पुलिस वालों की जान लेने का अपराधी नहीं बना होता। मैं उसकी बात की, आपको उसको टिकट मिल गया था क्या? नहीं मिला तो नहीं था। हो गया था बहुजन समाज पार्टी में, वो किसी पद पे था क्या? भाई देखिए, कह देना आसान होता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे एमपी बनाने के लिए कोई बुला रहा है, ये कह देने से थोड़ी हो जाता है। लेकिन आप देखिए, एमएलए एमपी नहीं था, लेकिन पंचायत का सदस्य था। उसका पूरा घर के सारे लोग जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे, नगर सेवक स्तर पे थे। गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस बात को, गलत। एक तो जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी ग्राम प्रधान का और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ती ही नहीं है। अभी पहले इस नहीं, समर्थन तो देखिए लड़ती नहीं है, लेकिन समर्थन करती है। नहीं, समर्थन बिल्कुल करती है, समर्थन करती है बिल्कुल नहीं करती है, न समर्थन करती है, न लड़ती है। न ग्राम प्रधान का चुनाव इतिहास है बहुजन समाज पार्टी का, आप जानिए पहले इस चीज को। ये हम सिर्फ एमएलए, एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव हमारी पार्टी लड़ती है। अपने आप जिसको लड़ना लड़े, कोई लड़े, हमसे मतलब नहीं है। हमारा कोई झंडा लेकर चल नहीं सकता। खान साहब, कोई झंडा लेकर नहीं चल सकता। खान साहब, हम आपके पास आएंगे, उसके बाद पंकुड़ी पाठक जी से भी हमें अभी प्रतिक्रिया लेनी है, लेकिन हमारे सहयोगी रमेश अवस्थी से जानते हैं विकास दुबे से गैंगस्टर विकास दुबे बनने की कहानी, किस तरीके से, कहां से विकास दुबे ने शुरुआत की, कैसे विकास दुबे एक के बाद दूसरी वारदात को अंजाम देता रहा और लगातार पुलिस से संरक्षण प्राप्त करता रहा, जेल जाता रहा, लेकिन अदालतों से छूटता रहा। उसके पीछे की क्या कहानी है, एक पत्रकार होने के नाते रमेश अवस्थी हमारे दर्शकों को बताएंगे। सहारा न्यूज़ नेटवर्क के एडिशनल ग्रुप एडिटर हैं रमेश अवस्थी जी। रमेश जी, आप ये बताएं कि कानपुर के दौरान या फर्रुखाबाद में जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, आज से 25, 26, 27 साल पहले, और कानपुर में जब आप आए और जिस तरीके से लखनऊ में जब आप काम करना शुरू किए, अब आप नोएडा में बैठते हैं, लखनऊ भी जाते रहते हैं, उत्तर प्रदेश आपका मुख्य काम का एरिया है। ऐसे में जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी 8 पुलिस वालों को अपने घर के अगल बगल घेर के मार देता है, तो विकास दुबे से गैंगस्टर विकास दुबे बनाने वाले जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो किस तरीके से विकास दुबे को सपोर्ट करते रहे, और ये विकास दुबे पर कभी कोई ड्रैकोनियन यानी कठोर एक्शन क्यों नहीं हो पाया? उपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति हमेशा राजनीति और पुलिस गठजोड़ के लिए चर्चित रही है। इसी राजनीति, पुलिस गठजोड़ और नौकरशाही के बीच पैदा हुआ है विकास दुबे जैसा अपराधी, जिसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सिस्टम को हिला दिया। उपेंद्र जी, अभी आपने कहा कि इस तरीके की घटना आपने पत्रकारिता जीवन में पहली बार देखी, और निश्चित रूप से अगर ऐसी घटनाएं पुलिस के साथ मुठभेड़ में इस तरह की घटनाएं अगर हुई हैं, या तो वो भीड़ों में हुई हैं या फिर व्यक्तिगत आतंकवादियों ने इस तरह की घटना की है। मैंने भी इस घटना को देखा। एक ददुआ डाकू था, उसको मार दिया गया था, और उसके एक साथी ठोकिया ने एसटीएफ पर हमला किया तो 7 पुलिसकर्मियों की जान ले ली थी, लेकिन वो डाकू थे। लेकिन 2001 की अगर बात की जाए, जिस घटना की चर्चा अभी आप कर रहे थे, जिस तरह उसने हजारों लोगों के बीच में, पुलिस के कम से कम 30 लोगों के बीच में एक मंत्री को थाने के अंदर मार डाला, उस समय भी लोग यही कहा करते थे। मैं भी पत्रकारिता जीवन में उस समय मैंने भी कहा था, और तमाम लोग कहते हैं कि इस तरीके की घटना हमने कभी नहीं देखी। वो घटना भी इसी तरीके की घटना थी जिस तरह आज 8 पुलिसकर्मियों को इसने मार डाला है। 2001 में संतोष शुक्ला थाने में जाते हैं, और थाने में हजारों लोग इकट्ठा रहते हैं, पुलिस के 30-40 जवान होते हैं। वहाँ पर विकास दुबे और उसके साथी संतोष शुक्ला को दिन दहाड़े मार देते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है, ये घटना 2001 की है, और वो विकास दुबे 2003 में बरी हो जाता थाने में, और पुलिसकर्मी, उनके घर वाले, उनके ड्राइवर, उनका गनर, कोई भी उसमें गवाही नहीं दिया था।
ये सिस्टम का कितना बड़ा फेलोर है। हालांकि ये बात भी उस समय चर्चित रही थी कि जो निर्णय था जुडिशरी का वो भी कहीं न कहीं चर्चित रहा था, लेकिन वो एक अलग बात थी। लेकिन किसी ने भी विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी थी और उसी का परिणाम रहा कि विकास दुबे आज इतना बड़ा कांड किया। और जहाँ तक विकास दुबे के इतिहास के बारे में बताऊं, विकास दुबे 1991 में एक छोटा सा अपराधी था, एक छोटा सा गुंडा हुआ करता था गांव में। इसके परिवार में इसके ग्रैंडफादर प्रधान थे। वहाँ से इसने थोड़ी राजनीति चालू की। हरिकरण श्रीवास्तव ने इसको संरक्षण दिया। संरक्षण के बाद इसने 2001 में संतोष शुक्ला का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद जब बसपा आई, और यहाँ पर एक बात बता दें आपको कि 6 महीना संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 6 महीना तक विकास दुबे हाजिर नहीं हुआ था। जब बसपा सरकार आ गई थी तब विकास दुबे हाजिर हुआ था, और ये भी बताया जाता था शपथ समारोह हुआ था वहाँ भी विकास दुबे गया था। तो विकास दुबे का राजनीतिक जो संरक्षण है, विकास दुबे का जो राजनीतिक उदय है, विकास दुबे ने जो तमाम प्रॉपर्टी अर्जित की है वो सबसे ज़्यादा बसपा के कार्यकाल में ही उसका उदय ज़्यादा हुआ है। बसपा के कार्यकाल में ही वो फला फूला है। आज ये चर्चा हो रही है उसके साथी एक जय वाजपेयी जो गिरफ्तार हुआ है। विकास वाजपेयी के पास हजारों बीघा खेत है। विकास वाजपेयी का 32 गांव में प्रभाव है। विकास वाजपेयी को कोई विकास वाजपेयी के खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता है। आज इतनी बड़ी घटना, निश्चित रूप से तमाम प्रश्न ये जरूर उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना जब 5 घंटे पहले किसी अपराधी को भले ही पुलिसकर्मी ने, विनय तिवारी ने बता दी हो, तो क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो पुलिस के जवानों पर हमला करके उसके 8 जवानों को मार डालेगा? ये निश्चित रूप से बड़ी घटना थी। 5 घंटे का समय मिलने के बाद विकास दुबे घर से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद अपने साथियों को इकट्ठा करता है और करीब 35 साथी इकट्ठे होकर पुलिस पर हमला करते हैं और हमला करने के बाद 8 लोगों की हत्या कर देते हैं। इससे निश्चित रूप से जो अभी आप सब चर्चा कर रहे थे, पुलिस और राजनीति का गठजोड़ स्पष्ट दिखाई देता है। पिछली एसएसपी थे अनंत देव तिवारी जी, उन्होंने विकास दुबे को टॉप 10 अपराधियों में नहीं डाला। हिस्ट्री सीटर जो लोकल स्तर के थाने स्तर पे बनते हैं, जिला स्तर के, उसमें नहीं डाला। प्रदेश के भूमि माफियाओं की जो सूची बनती है उसमें विकास दुबे को नहीं डाला, जबकि विकास दुबे ने हजारों बीघा खेत अपने पास पड़ोस वहाँ कब्जा कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये माना जा रहा है एक राजनीतिक गठजोड़ जो अभी आप सुन रहे हैं ये उजागर हुआ है। और ऐसे कई विकास दुबे प्रदेश में उपेंद्र जी हैं जिन पे कुछ छिपे हुए हैं और कुछ दिख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। हालांकि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और विकास दुबे जैसे तमाम और अपराधियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस घटना ने जिस तरीके से इस सिस्टम को हिलाया है वो निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और आज एडीजे प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि विकास दुबे को ऐसा दंड दिया जाएगा या ऐसी कार्रवाई होगी जो लोग देखें। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि विकास दुबे जैसे अपराधी पे एक बड़ी कार्रवाई हो जो निश्चित रूप से एक मैसेज जाए। उपेंद्र जी, बिल्कुल विकास दुबे को लेकर के प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी पूरी घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए है और स्वयं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत गहरा रोष प्रकट किया है कि जिस तरीके से विकास दुबे ने कानपुर जैसे शहर के अंदर एक वारदात को अंजाम दिया है, ये वारदात आतंकी घटनाओं से भी ज़्यादा बड़ी और दुर्दांत घटना है। क्योंकि आतंकी और पुलिस या मिलिट्री या पैरामिलिट्री दोनों को पता होता है कि सामने पड़ने पर हमें क्या करना है, लेकिन पुलिस को नहीं ये अंदाज़ा हो सकता है कि शहर में किसी के घर सम्मन करने जाएं और ऊपर से नीचे तक घेर के उनको मार डाला जाए। यह अपने आप में आतंकी घटना से बड़ी आतंकी घटना है। हम सीधे चलते हैं पंखुड़ी पाठक जी के पास। पंखुड़ी जी, आप समाजवादी पार्टी में भी रही हैं और अब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। विकास दुबे जैसे अपराधी कैसे बनते हैं? विकास दुबे के अंदर ऐसी हिम्मत कैसे आती है कि दिन दहाड़े वर्दी वाले पुलिस को देखकर अपराधियों का पैर नहीं टिकता है, 3.5 हाथ का ये शरीर छुपाते हुए नहीं छुपा पाते हैं। लेकिन विकास दुबे ने तो हद ही पार कर दी। पुलिस वालों से भागने के बजाय, छुपने के बजाय सामना करके उनकी लाशें गिरा दी। विकास दुबे जैसे अपराधी कैसे पनपते हैं पंखुड़ी जी? उपेंद्र जी, जैसे आपने अपनी न्यूज रिपोर्ट में दिखाया और अवस्थी जी अभी बता रहे थे,
यह तो स्पष्ट है कि लंबे समय से, चाहे सरकार कोई भी रही हो, विकास दुबे को पुलिस के अधिकारियों का, अलग अलग राजनीतिक दलों का, अलग अलग नेताओं का लगातार संरक्षण मिलता रहा है। सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार ने उस पर वो कार्रवाई नहीं की जिसकी जरूरत थी। योगी जी की जब सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि जितने भी बड़े गुंडे माफिया हैं हम उनको या तो ऊपर भेज देंगे या प्रदेश से बाहर कर देंगे या ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन विकास दुबे की गिनती उन बड़े अपराधियों में क्यों नहीं थी जिनके खिलाफ ये बात हो रही थी कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इन पे कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी बहुत अहम सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, पुलिस अभी तक जब विकास दुबे को नहीं ढूंढ पा रही है, अभी तक ये बात साफ नहीं है कि उसके मुखबिर कौन कौन थे। आपने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो एसएसपी साहब की बात हो रही थी अनंत देव जी की, जिन्होंने कि एसएसपी रहते हुए भी विकास दुबे के खिलाफ जो एसओ कार्रवाई मांग रहे थे वो कार्रवाई नहीं करी, या उनका जो चिट्ठी तक गायब हो गई है और उसका नाम सबसे जो टॉप 10 अपराधी थे उसमें नहीं जोड़ा गया। आज भी अनंत देव जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अभी इस समय ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये एक इनकाउंटर नहीं था। ऐसा नहीं था कि पुलिस वहां पर गई और सामने से दोनों तरफ से गोलीबाजी हो रही थी और उसमें कोई मुठभेड़ हुई। ये एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत, प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई है। और ये दिखाता है कि विकास दुबे ने खुलेआम इस सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया है और ये दिखाया है कि गुंडे बदमाश इस सरकार में क्या कर सकते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि जब भी पुलिस कर्मियों पर कोई हमला होता है, चाहे वो बुलंदशहर की घटना हो जहां इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई, या पहले हमने देखा था जब ये सरकार आई थी तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगरा में पुलिस थाने में आगजनी करी थी और हमला किया था। लेकिन जिस तरह से बार बार राजनीतिक कारणों की वजह से इन अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उससे विकास दुबे जैसे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। उन्हें ये लगता है कि हम पुलिस के ऊपर कोई भी हमला कर सकते हैं, पुलिस कर्मियों की जान ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण जब तक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौटेंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब से हम सवाल लेंगे। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमने ब्रेक जानबूझ के बहुत छोटा लिया क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। कानपुर में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अपराधी और पुलिस के बीच साठगांठ की परतें भी खुल रही हैं। इस बीच इस हत्याकांड की जांच कर रहे एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव त्रिपाठी को हटा दिया गया है। इसके साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने के आरोप में चौबेपुर थाने समेत 68 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस ने चौबेपुर थाने के निलंबित एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की जांच कर रहे एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव त्रिपाठी को हटाकर पीएसी में भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में शहीद डीएसपी देवेंद्र की एक चिट्ठी सामने आने के बाद सरकार ने ये कार्रवाई की है। ये चिट्ठी तत्कालीन कानपुर एसएसपी अनंत देव को लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि गैंगस्टर विकास दुबे को चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी का संरक्षण हासिल है। शहीद डीएसपी देवेंद्र के परिजनों ने भी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच में जुटी है। इस प्रकरण में एक चीज़ और, एक कुछ पत्र भी मीडिया में जारी हो रहे हैं कि जो हमारे शहीद क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी, जो कि वर्तमान में लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उनको भेजा है और इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस और नेताओं का संरक्षण हासिल कर विकास दुबे ने अकूत संपत्ति बना ली। बताया जाता है कि उसने गैर कानूनी धंधों से करीब 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर रखी है।
कानपुर और आसपास के इलाकों में उसके और उसके रिश्तेदारों के नाम पर करीब 250 बीघा जमीन है। इसके अलावा उसके पास कानपुर और लखनऊ के पौश इलाकों में आलीशान मकान और कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। बिकरू गांव के जिस घर से उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी उसे पुलिस ने ढहा दिया है और दूसरी संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर विकास दुबे के आपराधिक साम्राज्य से जय वाजपेयी नाम के एक शख्स का नाम भी जुड़ा है। बताया जाता है कि जय विकास दुबे की अपराध की दुनिया का अहम किरदार है। कानपुर में मिली 3 लावारिस कारों का संबंध भी जय से बताया जा रहा है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि जय ने विकास दुबे को भागने में मदद की और उसे गाड़ी मुहैया कराई। कानपुर में ब्रह्मनगर निवासी जय 8 साल पहले तक नजीराबाद इलाके की एक प्रिंटिंग प्रेस में 4000 की तनख्वाह पर नौकरी करता था। उससे पहले वो चाय की दुकान चलाता था। प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने के दौरान ही वो विकास के संपर्क में आया। इसके बाद वो विकास के साथ मिलकर विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त में साथ देने लगा। बताते हैं कि विकास दुबे की नंबर 2 की कमाई का प्रबंधन करते करते जय भी अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। कानपुर लखनऊ रोड पर उसका एक पेट्रोल पंप भी है। बताया जाता है कि बाजार में जय का काफी पैसा ब्याज पर लगा हुआ है और उसके कई मकान हैं जिनका किराया भी आता है। उधर दहशतगर्द विकास दुबे का खास बने पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर सभी 68 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मी विकास चौबे के संपर्क में थे, जिसमें 13 दरोगा, 10 हेड कांस्टेबल, 45 कांस्टेबल शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मियों पर मुखबिरी के साथ विकास दुबे का साथ देने का आरोप है। एसओ विनय तिवारी की विकास से दोस्ती थी। सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज तक उसके घर माथा टेकते थे। इन सभी के मोबाइल जब्त कर सीडीआर की तफ्तीश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। जाहिर सी बात है, जब थाना ही माथा टेकने लगे तो फिर क्या कहने, अपराधी के हौसले तो बुलंद होंगे ही, क्योंकि एक परंपरा है कि अगर कोई भी एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है थाने को विश्वास में लिया जाता है। अगर किसी प्रदेश की पुलिस भी आए तो थाना इंचार्ज की हैसियत होती है कि अगर उसको बिना संज्ञान में लिए कोई वारदात हो गई या कोई घटना हो गई तो थाना इंचार्ज या एसओ असहयोगात्मक रवैया अपनाता है और उसका ये कहना बनता है कि आपने हमें विश्वास में नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे 2 सवाल ले रहा हूं मैं। साल 2001 में गवाह के मुकरने से विकास दुबे छूट गया, हत्या के केस में बंद था। क्या यूपी में फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर सजा दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है? हाल ही में बिहार में रॉकी यादव जैसे अपराधी को गवाह के अभाव में फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर, सरकमटेंशियल एविडेंस के आधार पर सजा दिलवाई गई। मैं जानता नहीं किन परिस्थितियों में इसको दोष मुक्त किया गया जी। इसमें बहुतों का गठजोड़ हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूमिका है इसमें छुड़वाने में वो उन पुलिस कर्मियों की है जो कि उसके गवाह थे, और वो सबके सब हॉस्टाइल हो गए या गवाही देने गए। ये तो एक मामला है सर, ये तो एक मामला है कि गवाही नहीं हुई, मान लीजिए गवाही नहीं हुई, गवाह मुकर गए। तमाम चीज़ों में देखने में आता है, तमाम मुकदमों में गवाह गायब हो जाते हैं। मेरा सवाल है कि क्या यूपी में फोरेंसिक एविडेंस, सरकमटेंशियल एविडेंस के आधार पर सज़ा नहीं दिलवाई जाती? जिस तरीके से बिहार में रॉकी यादव के खिलाफ भी कोई गवाह नहीं था, लेकिन बिहार पुलिस ने सरकमटेंशियल एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर कोर्ट से सज़ा दिलवाई। देखिए, ऐसा है जब आप दिलवाना चाहेंगे तभी तो सजा मिलेगी। बिल्कुल। आप जब गवाही तक नहीं देने को तैयार, जिसकी थाने में हत्या हुई उसके पूरा थाना उसका गवाह है, उसमें फिर और गवाही क्या चाहिए? थानाध्यक्ष को गवाही देनी चाहिए थी, सब इंस्पेक्टर थे, सिपाही थे। मुझे बात की समझ में नहीं आती। मुझे तो उस घटना के बारे में मैंने पढ़ा था, कभी कानपुर जोन में तैनात नहीं रहा, उसको तभी वहां पर पकड़ा क्यों नहीं गया? उसके ऊपर फायरिंग क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उन्होंने जवाबी फायर किया? वहां पर थाने में हत्या हुई, पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस थे, मुझे घटना की जानकारी प्रॉपर नहीं है, पर यह है बहुत ही शर्मनाक बात है। और फॉरेंसिक एविडेंस से बहुत सी घटनाओं में
सजा दिलाई जाती है और तो एकत्र करने के ऊपर आप फॉरेंसिक टीम ही नहीं बुलाएंगे थाने में, क्रूशियल एविडेंस को कलेक्ट ही नहीं करना चाहेंगे, उसको आप दे रहे हैं, तो सजा कैसे होगी? और इसमें जुडिशरी का रोल मुझे लगता है सस्पेशन के जो समय किसी कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए थी और अपील होनी चाहिए थी उसके। बिल्कुल, कोर्ट के ऑर्डर की भी समीक्षा होनी चाहिए और हायर जुडिशरी को देखना चाहिए। बहुत ही वाजिब सवाल आपने उठाया है। एक सवाल आपसे और है जैन साहब, विकास दुबे का घर ध्वस्त किया गया, क्या ऐसा कर उन तमाम फोरेंसिक एविडेंस को खत्म नहीं किया गया जहां गोलियां चली थी? वो तो क्राइम सीन था, उस घर को तो बचा के रखना चाहिए था पुलिस को। वो तो सब उसकी सब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब हो गई, पूरा घर अंदर से खंगाल के देख लिया गया। ओके। जो वहां से बरामदगी हो वहां कर दी गई। घर अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति बताया गया कि बनाया गया था और बंकर्स बने हुए। जो भी कार्रवाई हुई है ये लगता है कि अधिकारियों ने सोच समझ के एक्शन लिया हो। ये बात जरूर है, मैं कहना चाहूंगा, इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और जो अपराधी हैं, माफिया हैं, सरकार के दुस्साहसिक अपराधी हैं, उनका मनोबल इस घटना से अवश्य बढ़ेगा। साम दाम दंड भेद सब कार्रवाइयां होनी से अपराधियों के खिलाफ और इसमें कोई किसी प्रकार की छूट उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरीके से कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव त्रिपाठी, जो एसटीएफ जैसे पुलिस की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो काफ़ी सीरियस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए सरकार डिप्यूट करती है, लगाती है, उसके डीआईजी एसटीएफ थे और विकास दुबे के साथ उनका गठजोड़ निकला है। जिस तरीके से डीएसपी द्वारा लिखे पत्र को उन्होंने दरकिनार किया और विकास दुबे और एसओ विनय तिवारी पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको नहीं लगता कि विकास दुबे बहुत ठीक तरीके से पुलिस महकमे में काफ़ी ऊपर स्तर के अधिकारियों के भी संपर्क में था और उनसे संरक्षण ले रहा था? अदरवाइज पुलिस की वर्दी देख के बड़ा से बड़ा अपराधी सलाम करके या तो निकल लेता है, या तो मुश्किल दौर में अपनी जान की भीख मांग लेता है, या तो कहीं अंडरग्राउंड होता है, या तो खुद को सरेंडर करके जेल चला जाता है। इस तरह की चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ी हैं, देखी हैं। लेकिन इस तरह की हिम्मत सर विकास दुबे जैसे अपराधी में कैसे आई होगी कि पुलिस को ही घेर के मार दें? नहीं, इसका मजबूत था, इसकी वरिष्ठ अधिकारियों तक पकड़। आप अगर सीओ के पत्र को देखें, उसका गहन अध्ययन करें तो सारी चीजें स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। ये तो इसीलिए इतना मनोबल, इसको भी बेइज्जत करता है। ये प्रभारी शिक्षक पद का नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर रैंक है, इसको ऐसो बना रखा था उसके थाने। हो सकता है ये विकास दुबे के ही कहने पे बनाया गया, उसको इस थाने का चार्ज दिया गया और वो इस बात से शुभ था कि वो लगातार एसओ के खिलाफ दे रहे। एसओ के क्षेत्र में जुए का अड्डा भी पकड़ा और रिपोर्ट दी गई थी कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, फिर भी उसका उस थाने पे बना रहना, उसकी सत्यनिष्ठा का न रोका जाना, उसका निलंबित न किया जाना, सब बड़े गंभीर विषय हैं जिस पर लक्ष्मी सिंह जांच कर रही हैं कि अवश्य ही वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। बिल्कुल, इस पत्र के बारे में लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह को जांच दी गई है और वो काफ़ी ईमानदार और तेज तर्रार अफसर हैं। इस समय कानपुर में कैंप कर रही हैं और उनको 3 बिंदुओं पर जांच दी गई है कि जो ये पत्र लिखा गया इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये पत्र मीडिया में कैसे लीक हो गया और पत्र लिखने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि अभी इसमें तमाम परतें खुलनी बाकी हैं, तमाम मोबाइल्स के सीडीआर आने बाकी हैं, विकास दुबे का किससे क्रॉस कनेक्शन था ये जानना बाकी है, विकास दुबे को कौन कौन संरक्षण दे रहे थे ये भी बातें बाहर आना बाकी हैं। लेकिन इतनी बात तो तय है, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि विकास दुबे
अकेले नहीं था। विकास दुबे अपने आप में एक पूरा पैकेज था, जिसके पीछे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसके पीछे उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी राजनीतिक रसूख रखने वाले बड़े बड़े नेता हैं, जिसके पीछे कानपुर शहर के अंदर काम करने वाले कई व्यापारी हैं, कई ज़मीनों के कारोबार में लगे लोग हैं, कई बिल्डर हैं। विकास दुबे अकेला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विकास दुबे के इस गठजोड़ को, विकास दुबे रूपी इस आपराधिक पैकेज को कैसे तार तार किया जाए और जड़ तक, दीमक की तरह जड़ तक फैले इस सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए। समय की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। यहीं पर मैं अपने सभी मेहमानों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में कल पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, बल्कि उसे संबोधित भी करेंगे। यूके बेस्ट इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 9 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 11 जुलाई तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पीएम के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और अन्य कई हस्तियां भी संबोधित करेंगी। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, कौशल विकास मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर खास तौर से शामिल हैं। ब्रिटेन की ओर से प्रिंस चार्ल्स आयोजन में एक विशेष संबोधन देंगे। कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब, गृह मंत्री प्रीति पटेल और स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री लिज ट्रेस भी संबोधित करेंगे। इंडिया ग्लोबल वीक हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है, लेकिन ये पहला मौका है जब इसे वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। ये भारत की विश्व स्तर पर वर्चुअली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 30 देशों के 5000 से ज़्यादा प्रतिभागी मौजूद रहेंगे, जबकि 250 से ज़्यादा वक्ता भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड रखी गई है। कॉन्फ्रेंस में व्यापार, रणनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका और असर को लेकर पीएम अपनी बात रखेंगे, जिसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि लंबे लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई इस तरह का फंक्शन हो रहा है जो पूरे तरीके से दुनिया के सभी देश एक लेवल पे इस सेमिनार में, इस अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन में अपनी शिरकत करेंगे। तो हस्तक्षेप में आज हमें दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।